आपने अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लेना, वरना ये वाला वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो अब हमने देखा था कि सॉन्ग वू और उसके क्लोन फायर कर रहे होते हैं, बट उस मॉन्स्टर पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा होता। वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल होता है और वो बहुत तेज़ी से सॉन्ग के दूसरे क्लोन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सॉन्ग वो भी वहाँ पर डॉज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था और वो उस पर गोली चला देता है और बहुत तेज़ी से वहाँ से बच के निकलता है। लेकिन वो फिशमैन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सॉन्ग का क्लोन घूमते हुए उसके नेक पर एक गोली मारता है, जिससे फिशमैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है और बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो जाता है, जैसे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हो। वो अपने हथियार के साथ वहीं पर गिर जाता है और उसके गिरने के बाद सोंगवू को लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया और साथ साथ सोंगवू सोच रहा होता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है तो यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब वो उठता है अपने क्लोन के साथ तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर मरा नहीं है, वो यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है, जिसके बारे में बाहर में अथॉरिटी के साथ कांग बातचीत कर रहा होता है कि आखिर हमें कैसे इस मामले को निपटाना है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अथॉरिटी बिल्कुल तैयार होती है गन के साथ डंजन के बाहर, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि फिशमैन उन्हीं के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। अब वो डंजन से बाहर आना चाहता है फिशमैन, लेकिन फिशमैन बहुत तेज़ी से उनके ऊपर अटैक कर देता है और तभी सोंगवू पीछे से आता है और अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करता है। अब सोंगवू को पता चल चुका है कि उसका मेन पार्ट है उसका नेक, जहाँ पर वो बहुत तेज़ी से हथियार फेंकता है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी मेन सोंगवू सामने आता है और हथियार पकड़ के सीधा उसके सर में मार देता है, जिससे वहीं पर फिशमैन की मौत हो जाती है। साथ में वहाँ पे जो हंटर खड़े होते हैं वो लोग इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि एक एफ रैंक का हंटर जो कि इतने आसानी से इतने बड़े फिशमैन को मार सकता है, जो कि डी रैंक का मॉन्स्टर था। जिसके बाद उसे अटैक को देखते हुए बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल अटैक्स थे। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि ये मुमकिन तो नहीं है, पर अभी हमने अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद कांग से सोंगवू बात कर रहा होता है कि जो आइटम्स है ये कितने रुपए के होंगे। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं इस फिशमैन के हाथ में बहुत सारी चीज़ लग सकती है और इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बना लिया है। लेकिन तभी सोंगवू के पास बहुत सारी स्किल्स के नोटिफिकेशन आते हैं कि उसके पास कुछ नई स्किल्स आई है, जिस वजह से वो और ज़्यादा पावरफुल होता गया है, जिसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। जिसके बाद सोंगवू कह रहा होता है यार मेरे क्रोन्स तो बहुत ज़्यादा ही टूट गए हैं, लेकिन वो लोग अभी रीजनरेट कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग भी कह रहा होता है हाँ मेरे उम्मीद से तुम कल तक ठीक हो जाओगे और तुम्हारे क्रोन्स भी। जिसके बाद वो कहता है कि रुको, फिशमैन के पास एक यूनिक स्वॉर्ड थी जो कि एकदम छोटी सी थी और जिससे वो ब्लड अब्जॉर्ब कर रहा था। जिसके बाद वो सोंगवू आगे आता है और उस स्टोन को उठाते हुए बोलता है कि और उसके साथ एक स्वॉर्ड भी थी यार, कहाँ गई वो। और उसके बाद वो स्वॉर्ड उठाते हुए बोलता है कांग से क्या बताओ मुझे ये कितने रुपए का बिक सकता है, मुझे बताओ। तभी कांग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि ये बेकार ज्वेलरी तुम्हें कम से कम कीमत पे कहीं भी दुकान में मिल जाएगी। ये सुनते हुए तो सांग बिल्कुल अंदर से टूट ही जाता है। वो सोच रहा होता है मैंने इतनी मेहनत इन सब चीज़ों के लिए ही तो की थी। जिसके बाद वो घर जाते हुए कह रहा होता है कि आज बहुत कुछ हो गया। जिसके बाद वो घर जाने के बाद अपने एक क्लोन को वापस से समन करता है और कहता है कि ये नंबर 3 वाला क्लोन है जो अभी कुछ टाइम पहले ख़राब हो गया था। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि कांग ने मुझसे कहा था कि स्वॉर्ड को सिर्फ अपने क्लोन को उठाने को कहना, क्योंकि हो सकता है कि ये कस्ट स्वॉर्ड हो जिस वजह से तुम्हारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आए। और उसका क्लोन इतना सुनते ही उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। जिसके बाद कांग भी अपनी मेडिटेशन स्किल को स्टार्ट करता है और फैमिलियर स्किल को स्टार्ट करके उस तलवार को महसूस करने की कोशिश करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन उसके क्लोन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से वो वापस से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और ये चीज़ वो शाम तक कर रहा होता है। जिसके बाद शाम होने के बाद सांग अपनी मेडिटेशन में लग जाता है और मेडिटेशन करते करते सुबह हो जाती है। अगले दिन हम सांग को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए निकल चुका होता है। लेकिन तुम्हें बता दूं सांग का कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि उसने आज तक दोस्ती करने की किसी के साथ कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर पहुंचता है तो सांग देखता है कि उसके सामने एक मोटा तगड़ा इंसान बैठा हुआ है, जिससे वो थोड़ी बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नया नया आया था। जिसके बाद उससे बात करता है और वो मोटा बंदा कहता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो, हर जगह तुम्हारी बातें हो रही है, लड़कियां भी उसके बाद बातें कर रही होती इसके बारे में कि देखो ना सांग आ चुका है पीछे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि क्या वो मेरे बारे में बात कर रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जिसके बाद वो कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं, ये सब भी देख लिया जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या पता है मैं भी अच्छी क्लास का हंटर बन सकता हूँ। जिसके बाद सांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके आगे बैठे हुए कुछ फ्रेंड्स उसे घूर के देखने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बिल्डिंग के बाहर का सीन, जहाँ पर हम एक बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, जहाँ पर पूरी गिल्ड की एसोसिएशन जो कि सबको मैनेज करती है, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि एक मॉन्स्टर का अटैक कोरिया में होने वाला है, जो कि मॉन्स्टर अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। हो सकता है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म कर दे, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होंगे और डंजन भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के खुलने वाले साउथ कोरिया में। जिसके बाद हमें उनका पिक्चर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे थे।
सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं एक शिप का सीन जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, जिसके बाद हमें शिप के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स जो हैं, जितने भी पूरे कोरिया के गिल्ड मेंबर है वो सारे के सारे बैठे हुए हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं इस मुद्दे पर कि आखिर क्या होगा इस वर्ल्ड का। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कांग भी पहुँच जाता है, क्योंकि वो भी एक गिल्ड का ओनर है। वो आते ही एक लेडी से बात करने लगता है जो कि पूरे कोरिया के 6 नंबर पे आता है उसका गिल्ड। जिसके बाद वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो लेडी उसे फ्लर्ट कर रही होती है। जिसके बाद वो लोग रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पे नंबर 1 गिल्ड का जो ओनर है वो भी बैठा होता है और वो सारे के सारे वहीं पे बात करने के लिए आए होते हैं। सारे के सारे अपनी गिल्ड की बड़ाई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो लोग गुस्सा हो जाते हैं उसे देखते हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तभी वहाँ पर आता है कोरिया का जो नंबर 1 गिल्ड है, उससे भी ऊपर सुपीरियर, जो इन सबको मैनेज करता है, गिल्ड मास्टर, जो कि आती बैठता है और सबकी बातें सुनना शुरू कर देता है। जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें इस कंट्री को खाली कर देना चाहिए और या फिर हमें पोर्टल को बंद करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। लेकिन कांग वहाँ पे हाथ उठाता है और उनसे परमिशन मांगता है बोलने की। जिसके बाद गिल्ड लीडर उसे देता है परमिशन। जिसके बाद उसकी बातें सुनता है, जहाँ पर कांग बताने लगता है कि हमें पूरी कंट्री में अलर्ट शुरू कर देना चाहिए और हर जगह पे जो हमारे हंटर्स हैं उन्हें तैनात कर देना चाहिए। जिसकी बातें सबके सब शांति से सुन रहे होते हैं, क्योंकि ये बात भी इम्पोर्टेंट थी जो वो बता रहा था। कांग की बात सब शांति से सुन रहे होते हैं। जिसके बाद ये मीटिंग खत्म होती है और गिल्ड मास्टर कहता है कि ठीक है, इसकी मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। जिसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो रास्ते में गाना गाते हुए जा रहा था और उसको सामने यान दिखती है, जो कि एक लड़के से बात करते हुए कह रही थी मेरा खुद का एक बॉयफ्रेंड है, प्लीज़ मेरे पास आने की कोशिश मत करो। और तभी यान को दिख जाता है सॉन्ग वो, और उसे देखते हुए वो कहती है बेबी तुम यहाँ कैसे आ गए, तुमने मुझे बताया नहीं तुम यहाँ आने वाले हो। ये सुनने के बाद तो सॉन्ग वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा बेबी कब बन गया। इसके बाद यान के साथ जाते हो बात कर रही होती है कि तुम वहाँ पे चुप नहीं रह सकते थे, मैं उसे अपने से दूर करने के लिए ये बातें कह रही थी। और उसके बाद वो कह रहा होता है कि क्या तुम चलना चाहोगे मेरे साथ रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए, वैसे भी शाम हो चुकी है तो अब तुम भी खाना खाने के लिए जा ही रहोगे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा तो मेरी पेमेंट आ चुकी है तो चलो अब बिल्कुल खाने पीने चलते हैं, मुझे अब बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो मेरे साथ तुम। जिसके बाद हम देखते हैं वो महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के वो लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग खाना खाते हुए कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और कह रहा होता है सॉन्ग कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, जल्दी जल्दी खा लो, अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट में बैठ के शांति से खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सॉन्गो के फ्रेंड आ जाते हैं जो उन्हें देख के रोने लगता है और कह रहा होता है कि चलो किसी की तो गर्लफ्रेंड बनी हम में से, हम लोग तो अकेले वैसे ही थे। और ये सुनने के बाद वो सब के सब रोने लगते हैं दोस्तों में आपस में और कह रहे होते हैं चलो उसकी गर्लफ्रेंड तो बन चुकी है, कम से कम अब हम लोग जैसा तो नहीं रहा। जिसके बाद वो लोग उसे देख रहे होते हैं और कोई कोई तो गुस्सा भी हो रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद कह रहा होता है ये ट्रैश, आखिर ये कैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरे मेरा फ़ोन बज रहा है, उनमें से एक बंदा कहता है। जिसके बाद सॉन्ग वो लोगों से मिलता है और कहता है कि यान से मिलो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि अलर्ट हो चुका है पूरे बिल्डिंग में। जिसके बाद सॉन्ग को कह रहा होता है तुम लोग जल्दी से घर पहुँच जाओ, कोई भी प्रॉब्लम ना हो तुम लोग को इसलिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कांगू से फ़ोन करता है और कहता है कि गिल्ड मेंबर में बात हो चुकी है, अब तुम्हें भी वहाँ से निकल जाना चाहिए और इस डिजास्टर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद सॉन्ग को कहने लगता है कि यार तुम लोग को कुछ अच्छा करना चाहिए इसके बारे में, और तुम लोग हम लोग को ही घर में रहने की बातें कर रहे हो, ये तो गलत बात है यार, तुम लोग को कुछ करना चाहिए। जिसके बाद तो कांग कहता है कि हम लोग अभी इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिशियली इसके ऊपर गिल्ड मास्टर ने एक्शन ले लिया है, अब हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बस तुम्हें अब 3 मंथ के लिए कम से कम एसोसिएटेड हो जाना चाहिए। क्लास ए के जो मॉन्स्टर है वो लोग इस पर अटैक करने वाले हैं, तो इससे बचना तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा होगा, तो अपने आप को तैयार कर लेना। ये सुनने के बाद कांग भी सॉन्ग वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है अपनी फैमिली के बारे में कि वो लोग कैसे होंगे। जिसके बाद उसको टेक केयर कहते हुए कॉल कट कर देता है और कहता है कि अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सॉन्ग जाता है अपने घर पे और वहाँ पर जाके वो अपने सारे क्लोन्स को साथ ले लेता है और कहता है कि हमें आज ही निकलना है अपनी फैमिली के लिए। वहाँ पे डिजास्टर हो सकता है कि बहुत तेज़ी से उधर ही अटैक करे, वहीं से शुरू होने वाला है सब कुछ, तो हमें वहाँ निकलना होगा। जिसके बाद वो कहता है 3 मंथ के लिए हमें प्रिपेयर होना होगा। जिसके बाद वो घर पहुँच जाता है कुछ खाना लेके और अपनी फैमिली के पास पहुँच चुका होता है। बहुत वक्त के बाद वो गेट पे नॉक करता है। जिसके बाद उसकी मॉम बाहर आती है और कहती है सॉन्ग ये तुम्हारे साथ कौन लोग आए हुए हैं। ये सुनने के बाद तो वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि मेरे साथ कौन, अच्छा उसको याद आता है कि ये तो मेरे क्लोन्स है। जिसके बाद वो बताता है सबको ये मेरे क्लोन्स है और मैं अब हंटर बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद उसकी मॉम थोड़ा दुखी हो जाती है और कहती है कि हंटर बनने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम कोई और जॉब भी देख सकते थे, तुम्हें पता है इसके बारे में कितना डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। सॉन्ग वो ये सब सुनने के बाद कह रहा होता है हाँ ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इस चीज़ की फिक्र मत करिए, पर ये बताइए कि आप लोगों ने शेल्टर क्यों नहीं लिया रहने के लिए, ताकि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। आपको तो पता ही होगा डिजास्टर आने वाला है, जिस वजह से आपको तो
शेल्टर ले लेना चाहिए था, जिसके बारे में उसके फादर बताते हुए कहते हैं कि हम नहीं ले पाए क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन सोंगवू के पास अब बहुत पैसा है, वो अभी ले सकता है, पर वो कहता है कि नहीं, हम कुछ टाइम बाद शेल्टर के लिए निकल जाएंगे, उसके लिए आप फिक्र मत कीजिए और पैसों की तो अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो बैठ के खाना खाते हैं, मैं अभी स्कूल से जस्ट आया ही हूँ और मुझे इस बारे में पता चला है। जिसके बाद वो लोग बैठ के शांति से खाना खाते हैं और सब बोल रहे होते हैं कि खाना तो बहुत अच्छा है, महंगे होटल से आया है। सोंगवू अब इसे ईजिली अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। वो लोग साथ बैठ के लंच करते हैं और वहाँ पर खाना खाने के बाद वो सोच रहा होता है मैंने बहुत टाइम बाद अपने घर पे आया हूँ और इन लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तभी एक धमाका होता है जिस वजह से सोंगवू का सारा मूड बिगड़ जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सोंगवू की आँख खुलती है, तब वो देखता है कि बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट चुकी है, उसके सारे के सारे फैमिली मेम्बर बेहोश हैं और उसके क्लोन का कोई पता नहीं है। और जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि डिजास्टर आ चुका है, सारे के सारे मॉन्स्टर पूरे ताकत से हमला कर चुके हैं सिटी के ऊपर। ये देखने के बाद सोंगवू बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिर वो अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये देखते हैं अगली वीडियो में। जब तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट करने से बहुत ज़्यादा होप मिलती है भाइयों।